Student, today we are going to civics third lesson features of the constitution. अपने constitution के features विशेषता है अपने को इस लेसन में देखना है. In the last two lesson we study how our constitution was made. We study its preamble and understood terms like the sovereign, socialist, secular, democratic republic. The goals expressed in the preamble are the characteristic features of your constitution as well. Apart from these, the constitution also has other features. We shall try to understand these in the present chapter. तो लास्ट के रिलेशन में अपन ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में स्टडी किए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह तैयार हुआ. फिर उसके बाद में उसके प्रेमबल के बारे में मतलब अपन ने समझे और उसमें जो जो भी टर्म्स दी हुई थी लाइक सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, इन टर्म को अपन ने सेपरेटली समझे है. यहाँ सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही और गणराज्य, इन टर्म के बारे में अपन ने डिटेल में समझे है. और जो प्रेमबल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय जो गोल रखे थे कि किस तरह का समाज अपने को भारत में निर्माण करना है, तो उसकी विशेषताओं के बारे में भी अपन ने मतलब समझे है. अभी इस लेसन में अपने को क्या करना है, इन विशेषताओं के अलावा भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब दूसरी विशेषताएं दी है उनके बारे में अपने को इस लेसन में समझना है. तो फेडरलिज्म मतलब संघराज्य पद्धति बोलेंगे या संघ शासन पद्धति बोलेंगे. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज द फेडरल सिस्टम. तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पॉर्टेंट मतलब विशेषता है ये फेडरल सिस्टम में संघ राज्य पद्धति या संघ राज्य. इन कंट्रीज विथ लार्ज टेरिटरी एंड ह्यूज पॉपुलेशन गवर्नमेंट इज रन बाय द फेडरल सिस्टम. जिस मतलब स्टेट में या जिस देश में पॉपुलेशन ज़्यादा है और जिस एक विस्तृत भूप्रदेश है, उस देश में इस पद्धति से संघराज्य पद्धति का मतलब शासन किया जाता है. रूलिंग अ लार्ज टेरिटरी फ्रॉम अ सिंगल कैपिटल सिटी इज नॉट ओनली डिफिकल्ट बट मे आल्सो लीड टू द निग्लेक्ट ऑफ सम फार फ्लंग एरियाज. तो ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, एक ऐसे देशों का एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम आता है. और जो दूर दराज के लोग रहते हैं या दूर दराज का जो एरिया रहता है उनके तरफ निगलेक्ट होता है. पीपल रेसिडिंग देयर कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट. और जो दूर दराज के लोग रहते हैं वो गवर्नमेंट के जो ये रहते हैं काम रहते हैं उसमें वो खुद मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर सकते या पार्टिसिपेट करने की उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. तो ऐसे समय में देयरफॉर गवर्नमेंट फंक्शन एट टू लेवल इन फेडरेशन. तो ऐसे समय में टू लेवल पे गवर्नमेंट जो रहती है वो काम करती है और इससे दूर दराज के प्रदेशों की तरफ भी मतलब ध्यान दिया जाता है, उनके डेवलपमेंट की तरफ भी अच्छे से ध्यान देने में आता है. द गवर्नमेंट एट द सेंट्रल कैरीज आउट टास्क लाइक डिफेंस ऑफ द इंटायर कंट्री, फॉरेन पॉलिसी, स्टेबलिंग पीस एक्सेट्रा. जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहती है, केंद्र शासन रहती है, वो मतलब फॉरेन पॉलिसी और देश में शांतता स्थापित करने के ऐसे मतलब विशेष कार्यों पे काम करती है. इट आल्सो कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट. और ऐसे गवर्नमेंट को क्या कहा जाता है, यूनियन गवर्नमेंट भी केंद्र शासन कहा जाता है. हर फेडरल गवर्नमेंट और उसके साथ साथ में संघ शासन भी कहा जाता है. इट कैरीज आउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एंटायर कंट्री. और संघ शासन पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. द गवर्नमेंट दैट ओवरसीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन दैट वी लिव इन इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. तो जो गवर्नमेंट रहती है कुछ पर्टिकुलर रीजन का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन देखती है जहाँ अपन रहते हैं, उसको स्टेट गवर्नमेंट कहा जाता है. तो इट लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट. तो वो ऐसे गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लुक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. फॉर एग्जाम्पल दिया है, जो महाराष्ट्र सरकार है वो महाराष्ट्र स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. इसी तरह हर स्टेट की जो गवर्नमेंट रहती है उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. और जो यूनियन गवर्नमेंट है ये पूरे देश का एडमिनिस्ट्रेशन देखती है. द सिस्टम ऑफ रनिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री कोऑपरेटिवली द सिस्टम ऑफ रनिंग
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री कोऑपरेटिवली बाय द गवर्नमेंट एट टू लेवल्स मेकिंग लॉ अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। तो जो गवर्नमेंट रहती है दो लेवल पे मतलब काम करती है, और ये एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को हेल्प करते हैं, और अपने देश में जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट है उनके ऊपर लॉ बनाने का काम करते हैं। ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन देखने की पद्धति को संघराज्य पद्धति ऐसे बोलते हैं। अभी दिया है सेपरेशन ऑफ पावर, मतलब स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट जो यूनियन गवर्नमेंट है इनको कौन से अधिकार दिए गए, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने के अधिकार है, तो इनके अधिकारों की विभागनी भी करके दी है, जिससे कोई इन दोनों गवर्नमेंट के कॉन्फ्लिक्ट पैदा ना हो करके। तो इसमें देखते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन हैज डिवाइडेड द सब्जेक्ट फॉर मेकिंग लॉ बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेट अस सी व्हिच गवर्नमेंट इज entrusted with what subject. Our constitution has given 3 list of various subject। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान ने मतलब इनके अधिकारों की विभागनी करके दी है, और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर कौन से गवर्नमेंट को लॉ बनाने का अधिकार है वो भी बताया है। तो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के मतलब अधिकार में कौन से सब्जेक्ट आते हैं उसके बारे में यहाँ बताया है। देखो, तो ये अपने संविधान में 3 तरह की लिस्ट दी है वेरियस सब्जेक्ट के ऊपर। अभी अपना देश बड़ा है तो इसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम आते हैं, और कौन से सब्जेक्ट के बारे में लॉ बनाने का अधिकार कौन से गवर्नमेंट को दिया है वो स्पष्ट मतलब यहाँ अपने यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बताया गया है। द फर्स्ट लिस्ट इज कॉल्ड यूनियन लिस्ट। जो पहली लिस्ट रहती है, सूची है, उसको क्या बोला गया है? केंद्र सूची बोला गया है। इट कंटेन्स 97 सब्जेक्ट ऑन व्हिच द यूनियन गवर्नमेंट मेक्स लॉ। और इसमें कितने सब्जेक्ट दिए? संघ सूची में 97 सब्जेक्ट दिए हैं, जिसके ऊपर लॉ बनाने का, कानून बनाने का अधिकार किसको? यूनियन गवर्नमेंट को है। द स्टेट लिस्ट इज फॉर द स्टेट गवर्नमेंट टू द लेगिस्लेट अपॉन। इट कंटेन्स 66 सब्जेक्ट। और सेकंड सूची जो लिस्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट, उसको स्टेट लिस्ट बोला गया है, मतलब राज्य सूची बोला गया। और इसमें जितने भी सब्जेक्ट है उस पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? स्टेट गवर्नमेंट को है। और इसमें कितने सब्जेक्ट आते हैं? 66 सब्जेक्ट आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 लिस्ट देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट। और ये दोनों लिस्ट के अलावा एक कॉन्करेंट लिस्ट में समवर्ती सूची दी है, जिसमें विच कंटेन्स 47 सब्जेक्ट। और इसमें कितने सब्जेक्ट है? 47 सब्जेक्ट है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट है। बोथ गवर्नमेंट्स कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट इंक्लूड इन दिस लिस्ट। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती लिस्ट में जो 47 सब्जेक्ट आते हैं, उस पर दोनों गवर्नमेंट को एक दूसरे की मदद से लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है। इफ अ सब्जेक्ट कम्स अपॉन दैट इज नॉट इंक्लूड इन एनी ऑफ द लिस्ट, द यूनियन गवर्नमेंट इज entitled to make law on it. These powers are termed as the रेसिजरी पावर्स। और अभी तीनों लिस्ट में जिनको इंक्लूड नहीं किया गया, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम्स आता है तो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को है। और इस अधिकार को शेषाधिकार भी, रेसिजरी में शेषाधिकार या विशेषाधिकार ऐसे बोला जाता है। ठीक है, यहाँ दिया डू यू नो द डिवीजन ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूनिक। जो अपना भारतीय संघ राज्य है, इसने जो पावर्स का डिवीजन मतलब विभागनी की है, ये बहुत ही यूनिक है, वैशिष्ट्यपूर्ण है। इट एनेबल द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू ब्रिंग अबाउट द कंट्री प्रोग्रेस बाय कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर। तो राज्य शासन और संघ शासन ये एक दूसरे की हेल्प से अपने देश का विकास कर सके, इस आधार पे इनकी अधिकारों की विभागनी की गई है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? दिस आल्सो इनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। जो देश का एडमिनिस्ट्रेशन में लोगों का जो पार्टिसिपेशन है, वो सहभाग मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इससे बढ़ता है। इस तरह अपने देश में संविधान ने अधिकारियों की विभागनी करके दिया है। अभी हु डील्स विथ व्हाट सब्जेक्ट? अभी अपन ने देखे कि यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में 66 और कॉन्करेंट लिस्ट में 47 सब्जेक्ट आते हैं। अभी कौन से सब्जेक्ट के ऊपर अधिकार करने का, कानून बनाने का मतलब अधिकार कौन से गवर्नमेंट को ही वो बताया है। फर्स्ट देखो, सब्जेक्ट विद द यूनियन गवर्नमेंट।
अभी यूनियन गवर्नमेंट के अधिकार में कौन से सब्जेक्ट आते हैं? डिफेंस, फॉरेन रिलेशन, वार एंड पीस, करेंसी, इंटरनेशनल ट्रेड। तो जो अपनी यूनियन गवर्नमेंट है उनको डिफेंस मतलब अपने देश की सुरक्षा के बारे में, फॉरेन रिलेशन मतलब विदेशों के साथ में किस तरह के संबंध रखने हैं इनके बारे में कानून बनाने का अधिकार है। वार एंड पीस, जब किसी देश से लड़ाई होती है और अपने देश में किस तरह अपन शांतता रख सकते हैं इसके बारे में कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को। करेंसी, चलन व्यवस्था और इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में नीति मतलब ठहराने का या रूल्स बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को। अभी सेकंड है सब्जेक्ट्स विद द स्टेट गवर्नमेंट। अभी स्टेट गवर्नमेंट के मतलब अधिकार में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? एग्रीकल्चर, लॉ एंड ऑर्डर, लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। तो एग्रीकल्चर अपने अपने मतलब स्टेट में किस तरह की अपने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस तरह की योजनाएं वगैरह अपन ये कर सकते हैं, वो सारे स्टेट गवर्नमेंट को इसका अधिकार है। स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर के लिए नए नए कानून बना सकते हैं। लोकल गवर्नमेंट का जो प्रशासन है वो किस तरह अच्छे से अच्छा करेंगे इसके बारे में भी वो लॉ बना सकते हैं। हेल्थ और प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो जेल व्यवस्था रहती है उनका एडमिनिस्ट्रेशन के करते समय जो भी कानून मतलब बनाना पड़ते होंगे तो बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को है। सब्जेक्ट विद बोथ गवर्नमेंट्स, एम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, पर्सनल लॉ, एजुकेशन। अभी ये दोनों गवर्नमेंट मिलके एम्प्लॉयमेंट पे रोजगार के बारे में कानून बनाने के लिए नए नए रोजगारों की किस तरह निर्मित करते आते आएगी, देश के लोगों को नए नए रोजगार किस तरह अपन प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्वायरमेंट को अच्छा रखने के लिए नए नए रूल्स बनाए जाते हैं। इसमें दोनों गवर्नमेंट अपने अपने तरफ से हेल्प कर सकती है, एक दूसरे की मदद से कानून बना सकते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग, अभी देश की आर्थिक स्थिति मतलब अच्छी बनाने के लिए किस तरह के कानून बनाना चाहिए, उस तरह सामाजिक जो सोशल लाइफ है लोगों की वो अच्छे से अच्छी किस तरह का अच्छे से उनको सामाजिक जीवन किस तरह जीते आना चाहिए इसके लिए प्लानिंग बनाने का या रूल्स बनाने का, कानून बनाने का अधिकार दोनों गवर्नमेंट को है। वो दोनों एक दूसरे के मदद से कानून बनाते हैं। पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत कायदे और एजुकेशन के बारे में जो अपनी शिक्षण व्यवस्था है उसको किस तरह मतलब स्टैंडर्ड बना सकते हैं, तो ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर इसके बारे में कानून बनाती है। ठीक है, अपन यूनियन टेरिटरी देखेंगे। तो यूनियन टेरिटरी में केंद्र शासित प्रदेश, उसको अपन संघ शासित प्रदेश भी बोलेंगे। तो इन इंडिया देयर इज अ यूनियन गवर्नमेंट, 29 स्टेट गवर्नमेंट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। तो अपने इंडिया में पहले मतलब जो यूनियन गवर्नमेंट है अपने भारत में, और तो उसमें और स्टेट गवर्नमेंट में तो 29 स्टेट थे, लेकिन ये एक स्टेट कम हो गया जो जम्मू कश्मीर स्टेट था, उसका विभाजन करके दो मतलब यूनियन टेरिटरीज बनाई गई है, तो वो अभी यूनियन टेरिटरी में आता है। तो अभी फिलहाल में अपने देश में मतलब 28 स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और जो 9 यूनियन टेरिटरी थी उसमें 2 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। तो अपन बोल सकते हैं 28 स्टेट और 9 यूनियन टेरिटरीज अभी है करके। ये करेक्शन कर लेना बुक में। द यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल्स द यूनियन टेरिटरीज फॉलोइंग आर द 7 की प्लेस पे 9 बोलेंगे अपन। फॉलोइंग आर द 9 यूनियन टेरिटरीज: न्यू दिल्ली, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, और यहाँ आएगा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। तो यूनियन गवर्नमेंट को यूनियन टेरिटरीज के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने का या कंट्रोल रखने का अधिकार है। और अपन ने अभी 9 जो यूनियन टेरिटरीज बोले उसमें न्यू दिल्ली आती है, दमन एंड दीव, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दादर एंड नागर हवेली, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप, और जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख।